नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिंट टॉक इंडिया में। आज के इस वीडियो में हम आपके कक्षा 5 हिंदी के पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 12 गुरु और चेला के पाठ के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। यह है भाग 2 वीडियो। भाग 1 वीडियो में हमने इसी कविता को बहुत सारे पिक्चर्स और शब्दार्थ के साथ अच्छे से समझाया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में प्रेस कीजिए बेल आइकन, ताकि आपको आने वाले चैप्टर्स के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाया करे। तो सबसे पहले है प्रश्न 1, टके की बात। तो हमने कविता में जो टके सेर भाजी टके सेर खाजा पढ़ा था, तो ये जो टका है, ये टका एक्चुअली पुराने ज़माने का सिक्का था, मतलब कि करेंसी, जिससे कि लोग कोई भी सामान खरीदते थे। अगर आजकल सब चीज़ें 1 रुपया किलो मिलने लगे, रुपया हमारे देश की करेंसी है, इंडियन रुपी, जिससे हम हर चीज़ खरीदते हैं। तो अगर आजकल सभी चीज़ें 1 रुपया प्रति किलो, यानी कि 1 किलोग्राम का कॉस्ट 1 रुपीज़ हो जाए, इस दाम पर मिलने लगे, तो उससे किस तरह के फ़ायदे होंगे और किस तरीके के नुकसान होंगे। तो कुछ लोगों को फ़ायदा होगा और कुछ लोगों को नुकसान होगा। फ़ायदा किनको होगा? गरीबों को, क्योंकि गरीब लोग कुछ भी खरीद सकेंगे। जो कॉस्टली चीज़ें होती हैं वो भी गरीब लोगों को खरीदने का मौका मिलेगा, कोई भी कुछ भी खरीद पाएगा। और नुकसान किसे होगा? नुकसान उनका होगा जो उन चीज़ों को बनाते हैं, जैसे दुकानदार जो जिन चीज़ों को इतने मेहनत से बहुत सारे रुपए खर्च करके सामान बनाते हैं, लेकिन उसे बेचने के टाइम अगर वो 1 रुपीज़ में ही बेचेंगे तो उन्हें बहुत नुकसान होगा। दुकानदारों को कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। और जो उत्पादक होते हैं, यानी कि जो सामान को बनाते हैं, जिन्हें इंग्लिश में मैन्युफैक्चरर कहा जाता है, तो उत्पादकों को, जो सामान बनाने वाले होते हैं, उनको भारी नुकसान होगा। तो मान लीजिए आलू जो है वो 1 रुपीज़ पर किलो में बिक रहा है, और दूसरी तरफ मान लीजिए हम मिठाई को लेते हैं। मिठाई बनाने के लिए हमें दूध, चीनी, मावा, बादाम की ज़रूरत होती है, और जब हम दुकान से इन चीज़ों को ख़रीदने गए तो हमें दूध 1 रुपीज़ पर लीटर हमने ख़रीदा, चीनी को भी हमने 1 रुपये 1 किलो में ख़रीदा, मावा भी हमने 1 किलो 1 रुपये में ख़रीदा, और बादाम भी हमने 1 रुपये में ख़रीदा। इन सब चीज़ों को जब हमने मिक्स किया तो हमारे पास बनी मिठाई। मतलब मिठाई बनाने में हमने टोटल कितने रुपए खर्च किए? हमने टोटल 4 रुपये खर्च किए, लेकिन बेचने के टाइम हमने कितने में बेचा? हमने 1 रुपये में बेचा। तो हमारा तो नुकसान हो गया, क्योंकि खर्चा किए हमने 4 रुपये, और हमने जब बेचा हमारे पास वापस कितना रुपये आया? 1 रुपये आया। तो हमारा तो नुकसान हो गया ना। इसीलिए सभी सामानों का दाम एक जैसा नहीं होता। और अगर टके सेर भाजी और टके सेर खाजा भी कोई बेच रहा है, तो जो उत्पादक होंगे, जिन्होंने उन सामान को बनाया है, उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो अब आप बताइए, प्रश्न 2, भारत में कोई चीज़ खरीदने बेचने के लिए रुपये का इस्तेमाल होता है। रुपये मतलब इंडियन नोट्स, इंडियन रुपी। और बांग्लादेश में टके का इस्तेमाल होता है। बांग्लादेश की करेंसी है टाका। जैसे यहाँ पे भी देख लीजिए, नोट पे 10 TAKA टाका लिखा हुआ है। टाका है बांग्लादेश की करेंसी। अब रुपया और टाका क्रमशः भारत और बांग्लादेश की मुद्राएं हैं। मुद्राएं मतलब इंग्लिश में करेंसी। नीचे लिखे गए देशों की मुद्राएं कौन कौन सी हैं, आपको वो बतानी है। तो नीचे लिखे देश हैं सऊदी अरब, जापान, फ्रांस, इटली और इंग्लैंड। सऊदी अरब की जो करेंसी है वो है सऊदी रियाल, जैसे कि आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब हमारे देश में भी जैसे 10 रुपी नोट होता है, 20 रुपी नोट, 50 रुपी नोट, 100 रुपी नोट, 2000 रुपी का नोट होता है, वैसे सभी देशों में भी अलग अलग वैल्यू के अलग अलग नोट्स होते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया है, सऊदी अरेबिया का सऊदी रियाल। उसी तरह जापान में जो करेंसी यूज़ होता है वो है येन, एंड दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। उसी तरह फ्रांस में इस्तेमाल किया जाता है यूरो, ये भी एक तरीके का एग्जाम्पल है। इटली में भी यूरो का इस्तेमाल होता है, और इंग्लैंड में पौंड स्टर्लिंग। आपको वहाँ के नोट्स पे ब्रिटेन की रानी, क्वीन ऑफ द ब्रिटेन, उनकी फ़ोटो नज़र आएगी। सभी देश के करेंसी नोट्स पे
उनके देश के कोई इम्पोर्टेंट व्यक्ति की फोटो उनके नोट्स पे छपी हुई रहती है। चलिए आगे पढ़ते हैं कविता की कहानी। प्रश्न 1, इस कविता की कहानी को अपने शब्दों में लिखो। मतलब कि आपको इस कविता का सारांश लिखना है, समरी लिखना है। कविता को बिल्कुल एक स्टोरी की तरह अगर आपको लिखना होगा तो आप ऐसे लिखेंगे, यह कहानी अंधेर नगरी में आए गुरु और चेले की है। दोनों एक साथ बिना पैसे के घूमने निकलते हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि यह अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा बिल्कुल मूर्ख है। यह सुनकर गुरु अपने चेले को उस नगरी से तुरंत वापस जाने को कहते हैं, लेकिन चेला वापस जाने से मना कर देता है क्योंकि नगरी में हर चीज एक दाम की थी, 1 टके की मिलती थी। तब गुरु अकेले ही वहां से चले जाते हैं और चेला वहीं रहकर खाने पीने का आनंद लेने लगता है। उस नगरी में खीरा, ककड़ी, रबड़ी, मलाई जैसी हर चीज टके से मिलती थी। कुछ दिन बाद नगरी में बहुत बारिश हुई और एक दीवार गिर जाती है। तब राजा इसके दोषी को पकड़ने का हुक्म देते हैं। दोषी के रूप में सिपाही यानी कि संतरी, कारीगर, भिश्ती, मशक वाले, मंत्री सबको पकड़कर लाया जाता है। बाद में दोषी के रूप में मंत्री को फांसी देने का आदेश होता है, लेकिन मंत्री जी की गर्दन बहुत दुबली होती है, उसके कारण फांसी का फंदा उनके गले में नहीं आता और चेले को फांसी देने के लिए लाया जाता है क्योंकि चेले की गर्दन मोटी होती है। तब चेला अपने गुरु को याद करता है और गुरु जाकर अपनी चालाकी से चेले को फांसी से बचा लेते हैं। साथ ही मूर्खता के कारण राजा स्वयं ही फांसी पर चढ़ जाते हैं। मूर्ख राजा बड़ी की मात्रा, मूर्ख राजा के मरने से सारी प्रजा खुश हो जाती है। उसके बाद है प्रश्न 2, क्या तुमने कोई और ऐसी कहानी या कविता पढ़ी है जिसमें सूझबूझ से बिगड़ा काम बन जाता है? तो आपने अपने इंग्लिश में ही यूनिट 2 के लेसन में पढ़ा है फ्लाइंग टुगेदर, जिसका नाम था, जिसमें वाइज ओल्ड गूज ने अपनी सूझबूझ से सभी बाकी पक्षियों की जान बचा ली थी। सभी पक्षियों ने मिलकर अपनी सूझबूझ से अपनी जान बचाई थी। उसके बाद है प्रश्न 3, कविता को ध्यान से पढ़कर अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य लिखो। जैसे अंधेर नगरी की सड़कें कैसी थी, हमने कविता में पढ़ी थी, चमाचम थी सड़कें, चमाचम थी डगरी। अंधेर नगरी का बाजार कैसा था, मतलब वहाँ पे लोग कैसे दाम पे बेचते थे सामान। राजा का राजकाज कैसा था, मतलब राजा अपने राज्य में कैसा काम करते थे। काज मतलब काम। तो हम लिखेंगे सड़कें जो थी अंधेर नगरी की वो एकदम चमकदार थी, साफ सुथरी, चकाचक थी। बाजार कैसी थी? अंधेर नगरी में सभी चीज़ें टके से भाव में मिलती थी। यहाँ पे ज के नीचे एक नुक्ता है। तीसरा है राजा का राजकाज। अंधेर नगरी में कोई भी नियम नहीं फॉलो किए जाते थे, लोग नियम के अनुसार काम नहीं करते थे। अंधेर नगरी में किसी और के दोष की सज़ा किसी और इंसान को मिलती थी। अंधेर नगरी में खूब बारिश होती थी और बिजली चमकती थी। प्रश्न 4, क्या ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। अब हमने जो कविता पढ़ा था उसमें राज्य का नाम अंधेर नगरी था, तो ऐसे देश का नाम अंधेर नगरी ही होना चाहिए। हाँ, क्योंकि यहाँ की शासन व्यवस्था और सज़ा देने का तरीका गलत था। राजा जी ने जो नियम बना रखे थे वो सबके लिए ठीक नहीं थे। कोई भी नियम ठीक से लागू नहीं होता था। चारों तरफ अज्ञानता थी और यहाँ का राजा महामूर्ख था। इसीलिए ऐसी नगरी को अंधेर नगरी कहना बिल्कुल ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कविता की बात। प्रश्न 1, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। प्रश्न क, अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश क्यों हुई? उत्तर, अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर इसलिए खुश हुई क्योंकि उनके राजा का शासन व्यवस्था और न्याय करने का तरीका ठीक नहीं था। राजा मूर्ख थे और राज्य के नियम ठीक नहीं थे। प्रश्न ख, यदि वे राजा से परेशान थे तो उन्होंने मतलब प्रजा ने उसे खुद क्यों नहीं हटाया, यानी कि राजा को खुद क्यों नहीं हटाया? आपस में चर्चा करो और बताओ। तो इसका उत्तर ये है कि पहले के ज़माने में राजा के बेटे ही राजा बनते थे
आजकल हम लोग जैसे अपने मिनिस्टर्स को खुद वोटिंग करके चुनते हैं, पहले तो ऐसा नहीं होता था। तो इसीलिए हम उत्तर में लिखेंगे कि प्रजा ने राजा को खुद इसलिए नहीं हटाया क्योंकि उस समय राजा के बेटे ही राजा बनते थे तथा उसी का हुक्म चलता था। राजा के खिलाफ कोई कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता था। जो भी बोलता था उसे सज़ा मिल जाती थी। अब प्रश्न 2, गुरु का कथन यानी कि गुरु का कहना झूठ नहीं होता। गुरु कभी झूठ नहीं बोलते। प्रश्न 1, जब गुरुजी ने फांसी पर चढ़ने का सबसे बढ़िया मुहूर्त इसके बारे में बताया था, तो आपको सबसे पहले ये बताना है कि गुरुजी ने क्या बात कही थी। गुरुजी ने ये कहा था कि यह मुहूर्त जो है, ये समय जो चल रहा है, वो फांसी पर चढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा शुभ है और जो भी इस समय फांसी चढ़ेगा वह चक्रवर्ती बनेगा। अब ये बताइए, राजा यह बात सुनकर फांसी पर लटक गया। तुम्हारे विचार से गुरुजी ने जो बात बोली थी, क्या वह सच थी? तो उत्तर ये है कि गुरुजी ने जो बात बोली थी वो सच नहीं थी, लेकिन उनके सच ना बोलने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण था। राजा गुरुजी की बात सुनकर फांसी पर लटक गए थे, लेकिन गुरुजी ने जो बात कही थी वो सच नहीं थी। गुरुजी ने ये बात सिर्फ अपने चेले को, निर्दोष चेले को फांसी से बचाने के लिए कही थी। तो वही है आपका अगला प्रश्न, गुरुजी ने यह बात कहकर सही किया या गलत? क्योंकि गुरु का कहना तो कभी झूठ नहीं होता और गुरुजी ने जानबूझकर झूठ क्यों बोला था? आपस में चर्चा करो। तो इसका उत्तर ये है कि गुरुजी ने यह बात कहकर सही किया था, क्योंकि इस झूठ से उन्होंने अपने निर्दोष चेले की जान बचा ली थी। नहीं तो निर्दोष चेले को फांसी लग जाती, उस दोष की सज़ा चेले को मिल जाती जिस दोष को चेले ने कभी किया ही नहीं था। तो इसीलिए गुरुजी ने जो भी कहा, इसीलिए गुरुजी ने जो भी बात कही थी वो ठीक ही बोला था। अगला है अलग तरीके से। अगर कविता ऐसे शुरू हो तो किस तरह बढ़ेगी? थी बिजली और उसकी सहेली थी बदली। थी बिजली और उसकी सहेली थी बदली, बरसता था पानी चमकती थी बिजली। गरजते थे बादल दमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। इस तरीके से हम कविता को आगे बढ़ा सकते थे। क्या होता यदि मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर होती? तो अगर मंत्री जी दुबले पतले नहीं होते और उनकी गर्दन फांसी के फंदे में आ जाती तो मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया जाता और मंत्री जी भी निर्दोष होने के बावजूद भी बेचारे मंत्री जी को सज़ा मिल जाती। प्रश्न 2, राजा गुरुजी की बातों में न आते तो क्या होता? मतलब कि गुरुजी ने जो बात बोली थी, इस मुहूर्त पे जो भी फांसी चढ़ेगा वो चक्रवर्ती बनेगा। अगर राजा जी गुरुजी की बातों को बिलीव नहीं करते, नहीं मानते कि अरे ऐसा थोड़ी होता है, तब क्या होता? इसका उत्तर यह है कि राजा गुरुजी की बातों में न आते तो निर्दोष चेले को फांसी लग जाती और निर्दोष चेला मर जाता। प्रश्न 3, अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी, तो महाराज किस किस को बुलाते और आगे क्या होता? इसका उत्तर ये है, अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी है क्योंकि पोली थी, तो महाराज कारीगर, भिश्ती और मशक वाले को बुलाते, फिर शायद वह इन सब को फांसी की सज़ा देने की आज्ञा देते। अब हम कविता में इस्तेमाल किए गए कुछ शब्दों को इजी वर्ड्स में लिखेंगे। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें आजकल कैसे बोलते हैं या लिखते हैं वो बताओ। तो जैसे सबसे पहले है, न जाने कि अंधेरा हो कौन क्षण में। क्षण जो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, आजकल हम इस शब्द को क्षण बोलते हैं, यानी कि मोमेंट। किस मोमेंट में, कौन से सेकंड में ये काम हो जाए, तो वो है क्षण। अगला है, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी। भग का मतलब है कि भाग जाना, कहीं पे क्विकली चले जाना। उसके बाद है, इसी से गिरी यह ना मोटी घनी थी। घनी होने का मतलब गहरी। दीवार थिक एंड स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो उसी को यहाँ पे घनी बोला गया है। उसके बाद है,
ये गलती न मेरी, ये गलती बिरानी। बिरानी का मतलब है कि पराई, किसी और की, किसी और के द्वारा ये गलती हुई है। उसके बाद लास्ट वाला है न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। मुहूर्त को आजकल हम लोग मुहूर्त बोलते हैं। म छोटी यू की मात्रा, ह बड़ी यू की मात्रा और त के ऊपर र की मात्रा। मुहूर्त मतलब कि कोई ऑस्पिशियस टाइम, कोई बहुत अच्छा समय। उसके बाद हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। चमाचम थी सड़कें, चमाचम थी डगरी। इस पंक्ति में चमाचम शब्द आया है। चमाचम का मतलब एकदम साफ, क्लीन। अब नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो और दिए गए वाक्यों में ये शब्द भरो। तो जैसे शब्द है पटापट, चकाचक, फटाफट, चटाचट, झकाझक, खटाखट और चटपट। इन शब्दों को हम कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं, किस तरीके के वाक्यों में प्रयोग करते हैं। तो जैसे सबसे पहला है आंधी के कारण पेड़ से डैश फल गिर रहे थे। जब आंधी चलती है तो बहुत तेज़ तेज़ हवा चलती है, पेड़ पौधे एकदम हिलने लगते हैं, ऐसा लगता है कि बस गिर ही जाएंगे। तो ऐसे तेज़ हवाओं के कारण बहुत सारे फल गिरने लगते हैं। स्पेशली बारिश के समय पे जब भी आंधी चलती है तो छोटे छोटे आम गिरने लगते हैं और बच्चे जाके बाद में कलेक्ट करते हैं। क्या आपने भी किया है? तो उसको हम इन सभी शब्दों में से क्या बोलेंगे? जब आम गिरेंगे पेड़ों से तो कैसी आवाज़ आएगी? पट 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 करके आम गिरेंगे। इसीलिए हम बोलेंगे आंधी के कारण पेड़ से पटापट फल गिर रहे हैं। दूसरा वाला है हंसा अपना सारा काम डैश कर लेती है। हंसा अपना सारा काम बहुत जल्दी जल्दी कर लेती है। जल्दी जल्दी को हम हिंदी लिखते टाइम कैसे लिखेंगे? फटाफट कर लेती है, क्विकली। उसके बाद है तीसरा, आज रहमान ने डैश सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना है। जब कोई भी चीज़ एकदम वाइट, दूध जैसी सफ़ेद लगती है तो हम उसे बोलते हैं चकाचक सफ़ेद। ऐसा सफ़ेद जो चमक रहा हो, चकाचक सफ़ेद कुर्ता। उसके बाद है उस भुक्खड़, भुक्खड़ मतलब जिसे बहुत भूख लगती है, हमेशा भूख लगती रहती है, कुछ ना कुछ खाता ही रहता है। उस भुक्कड़ ने डैश सारे लड्डू खा लिए। मतलब उस भुक्कड़ ने बहुत सारे लड्डू थे टेबल पे, वो सब खा लिए। कैसे खाए होंगे? बहुत जल्दी जल्दी खाया होगा। और जब भी किसी खाने के बारे में हम बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं कि चटपट खा लेना, क्विकली, फास्ट फास्ट खा लेना। उस भुक्खड़ ने चटपट सारे लड्डू खा डाले। और उसके बाद लास्ट है सारे बर्तन धुलकर डैश हो गए। जब बर्तन मम्मी अच्छे से क्लीन करके धोती है तो आपने क्या देखा है? अगर आप उसे देखेंगे तो आपको अपना ही चेहरा नज़र आने लगेगा, वो इतना क्लीन लगता है धुलने के बाद। तो हम उसे हिंदी में लिखेंगे सारे बर्तन धुलकर झकाझक हो गए। मतलब एकदम झलमल करने लगे, इतना साफ कि हमें उसमें अपना चेहरा नज़र आने लगा, झकाझक साफ हो गया। तो ये था आपके टेक्स्ट बुक का सबसे आखिरी प्रश्न। और इसी के साथ हमारा भाग 2 वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न फिर भी रह गया हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे अगले पार्ट स्वामी की दादी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल मिंट टॉक इंडिया फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस।